नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अगले महीने चुनाव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन चुनाव को लेकर के बयानबाजियां छत्तीसगढ़ में खूब हो रही हैं। कांग्रेस हाईकमान ने जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्य पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी है, तब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अब भूपेश बघेल जहां भाजपा पर धर्म की राजनीति करने वाली सांप्रदायिक पार्टी होने का और इसके साथ ही जहर घोलने वाली पार्टी होने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं वो वोट बैंक के लिए भाजपा पर हिंदुओं को डराने और धमकाने की बात को भी कह रहे हैं। अब भूपेश बघेल की माने तो उत्तर प्रदेश की जनता धर्म की राजनीति से उब चुकी है। रोजगार और विकास को वहां के मतदाता देखना चाहते हैं, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार हिंदू के नाम पर इस बार भी वोट बटोरने का प्रयास कर रही है। भूपेश बघेल ने भाजपा पर लगाए गए इन संगीन आरोप और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने वाली सरकार है, जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों से किए गए वायदों को पूरा नहीं किया। वो उत्तर प्रदेश की जनता से किए वायदे को क्या पूरा करेंगे, और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में वजूद जग जाहिर है। तो आज इसी सियासी वार पलटवार को लेकर के हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों ही पार्टी के नेता अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन मेहमानों पर जाने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पे बांटने का काम किया है, जिससे उसको सत्ता मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए वही काम कर रहे हैं, पिछले समय भी किए, उसके पहले भी किए थे और अभी भी वही कर रहे हैं। इसके अलावा इसके पास कोई और फार्मूला नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप जिसको डर बता के आप वोट ले लिए, धर्म के आधार पे आप वोट ले लिए, जाति के आधार पे वोट ले लिए, लेकिन आपको तो सत्ता मिल गया, लेकिन वोट देने वाला उसको क्या मिला? सवाल हिंदुओं की बात करती है तो हिंदुओं को मिला क्या है? केवल भय के, उसको डरा डरा के वोट दे रहे हैं। आपको खतरा है, आपको खतरा है, आपको खतरा है, लेकिन उसको मिला कुछ नहीं। मिला किसको? भारतीय जनता पार्टी के लोगों। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। अभी जिस प्रकार से सांप्रदायिकता के जहर बोने की कोशिश की, धर्मांतरण के जहर बोने की कोशिश की, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह ये लोग पराजित हुए हैं। तो भूपेश बघेल के इन आरोपों पर क्या कुछ कहना है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। ये तो इस प्रकार की घोषणा का क्रम शुरू हो चुका है कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी वादे करती जा रही है। जो वादे कर रहे हैं, इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाते 3 साल में गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात हुई थी कि अचानक उनके मन में ख्याल आया। और जो घोषणा योजनाएं छत्तीसगढ़ में चली थी, गैस सिलेंडर की बात तो छोड़ें, हमने जिन योजनाओं को छत्तीसगढ़ में शुरू किया था, मोबाइल का वितरण का काम बच्चों के लिए किया था, कॉलेज वाले बच्चों के लिए लैपटॉप देने की बात कही थी, उसका कांग्रेस ने पूरे समय विरोध किया। तो चुनाव आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में है, और चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, इसलिए उनके दौरे लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड भी गए थे, जहां पर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के थीम सॉन्ग को लॉन्च किया, और दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भूपेश बघेल के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब इसको लेकर के जो वार पलटवार है वो छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति करती है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है, समाज में जहर घोलने का काम करती है, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कही गई, और इसी पर जवाब रमन सिंह के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके पास अपना कुछ बताने के लिए नहीं है, और कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है ये जग जाहिर है, और इसलिए इस पर कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिन बातों को वो कह रहे हैं, जनता उस पर भरोसा नहीं करती है। तो वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, जाहिर बात है कि उस पर अब इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आना लाजमी है, और उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं छत्तीसगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी जा रही हैं। तो दावे और वायदे खूब हो रहे हैं, क्योंकि अब चुनावी मौसम है, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उसकी जो तपिश है वो आपको छत्तीसगढ़ तक भी नजर आएगी।
तो चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी आपका भी स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता कुछ देर में हमको ज्वाइन करेंगे, हम उनके साथ इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सुरेंद्र जी सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि बात जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कही गई है उस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है ये तो जग जाहिर है, इसलिए वो जो बातें कह रहे हैं या जो वायदे वो कर रहे हैं पहले उसको छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा करके दिखाएं। आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से 15 साल वादा खिलाफी किया गया और कौन सी सरकार है जो विगत 3 सालों से अपने किए गए कमिटमेंट को पूरा करने दिन रात परिश्रम कर रही है। मूल बात जो है कथनी और करनी का है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के आदिवासी लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में शोषित और पीड़ित होते रहे और ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में यही चरित्र है। वादा खिलाफी और असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी गाय, गोबर, गंगा जल और भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। राजधानी से 27 किलोमीटर दूर चंदखुरी में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है दुनिया का। एक बार भी गए हो तो बता दे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को सुध आई हो तो। और लगातार गाय के नाम पर जिस प्रकार से बंदरबाट किया गया, जो इनके द्वारा संचालित आरएसएस और भाजपा नेताओं के द्वारा संचालित गौठानों को करोड़ों रुपया अनुदान देकर गाय को चारा पानी के अभाव में मार डाला गया। और मूल बात जो है, चुनाव लोकतंत्र में किस विषय पर होना चाहिए। आज इनके लिए विकास कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी इनके लिए विषय नहीं है और किसानों की आय दुगनी करने का वादा ये 2022 तक का टारगेट तक किए थे। एमएसपी पर 50% मुनाफे के साथ जो है लागत पर 50% मुनाफे की बात करके स्वामीनाथन कमेटी की आयोग लागू करवाने की बात कहे थे। ये तो देश की जनता देख रही है। एक तरफ ये जो झांसा दिखाए थे गुजरात मॉडल की, तो गुजरात मॉडल वही है कि चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए सरकार काम करे, उनके लोन राइट अप करे। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल है जहां 15 साल के इनके वादा खिलाफी और कुशासन के चलते रोज 15 किसान आत्महत्या करने मजबूर थे। हमने किसानों से कर्जा माफी का वादा किया था, टाइम बाउंड वादा था, 2 घंटे नहीं लगे। जो एमएसपी के अतिरिक्त जो चलिए मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अमित चिमनानी जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अमित जी, जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं उनका कहना यह है कि एक तो धर्म की राजनीति आप लोग करते हैं, लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, समाज को तोड़ने की राजनीति आप लोग करते हैं, बताने के लिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी जनता अब इससे ऊब चुकी है। कैसे इसको देखते हैं? देखिए, जनता ने उत्तर प्रदेश में योगी जी को मौका दिया और छत्तीसगढ़ में भी 15 साल डॉक्टर रमन सिंह को मौका दिया। तो जब जनता बार बार चुनती है तो इसका यही मतलब है कि जनता किए जाने वाले कार्यों से खुश है। तो 15 साल का जो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में काम नहीं किया, धोखा किया, वादा खिलाफी की, तो ये तो बात गलत साबित जनता ने खुद की, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री बनाया डॉक्टर रमन सिंह। इनको 3 ही साल हुए अभी और 3 साल में जनता इनसे नाराज है। और बात है मुख्यमंत्री जी के बयान की, तो मुख्यमंत्री जी का बयान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो किरकिरी हो रही है उसका एक बौखलाहट के रूप में उनका बयान सामने आया है। कारण क्या है कि जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के, वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, आज भी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह साहब ने, जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता और यूपी में वो स्टार कैंपेनर की सूची में सबसे ऊपर, और वो एक राज्य के कांग्रेस के प्रभारी हैं चुनाव के, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस तो मतलब अब कोई विचारधारा वाला पार्टी नहीं रह गई, कांग्रेस तो वो कांग्रेस नहीं रह गई जो पहले थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं बीजेपी के बारे में, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि वो कांग्रेस के अंदर झांके, अवलोकन करें कि 3 लोग ऐसे क्यों जिनको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने टिकट दिया वो छोड़ करके भाग गए कांग्रेस, जिनको टिकट दिया कांग्रेस ने वो भाग गए। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आत्मा अवलोकन करे, बड़ी बड़ी बातें, राजनीतिक भाषण, वो कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। सेल्फ एनालिसिस करने को बोलिए। ठीक है,
के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो चुनाव हम लोग देख रहे हैं कि 5 राज्यों में है, उसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि एक तो आबादी के लिहाज से बड़ा राज्य भी है, और दूसरा यह है कि जिम्मेदारी यहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर है। लेकिन उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, इसको आप कैसे देख रहे हो? और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज जो बातें कही हैं उसके क्या मायने समझे गए? देखिए सिद्धार्थ जी कि उत्तर प्रदेश में आप कह ही रहे हैं कि वहां की राजनीतिक परिदृश्य अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, उत्तराखंड का अलग है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब बात होती है तो संचार माध्यम, संचार क्रांति के युद्ध में आप एक जगह जो बात करते हैं वो दूसरी जगह उसका इफेक्ट पड़ता है, उसका असर पड़ता है। चाहे कल सिलेंडर 500 रुपए देने की बात हो, चाहे धर्म के आधार पर की बात जो उत्तर प्रदेश में चुनावी विषय रहा है कि राम मंदिर का निर्माण की बात हो, और उस प्रकार की जो धार्मिक आधार पर एकजुटता की बात हो रही, भले फूल के न कह रहे हो लेकिन हर कोई इस बात को समझ रहा है कि 80-20 का आंकड़ा क्या होता है। अब धर्म के आधार पर बांटने की बात कहें या हिंदुत्व के वोट को एकजुट करने का प्रयास जो भाजपा कर रही है, उसमें अभी तक तो सफलता की बात कही जा सकती है। जैसे मोदी जी का रिपीट होना या योगी जी फिर से आना चाहते हैं, उसमें भी ये बात आ रही है। तो पहले भी अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, आदिवासी के नाम पे अलग अलग वोट बैंक बना के उनसे वोट लेने का प्रयास किया। सामाजिक आधार पे समाज प्रमुखों को वोट देने की बात आई, लेकिन अब वैचारिक आधार पे विचारधारा के राजनीति समाप्त होकर केवल सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य को लेकर के जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, इस पर विचार करना चाहिए देश को। जनता में जागरूकता आ रही है, विकास के मुद्दे पर जनता वोट देना चाहते हैं, लेकिन चुनाव के समय जो चुनावी खर्च आता है इस पर भी विचार होना चाहिए। और जो बांटने की जो बातचीत कर रही है, तो यदि विकास की बात हम आज से शुरू से ही इस बात पे यदि करते तो हम विकास में आज कहाँ खड़े, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जाति के आधार पे जब हम बात करते रहे तो उन जातियों का विकास आज तक क्यों नहीं हो पाया? आपने जिनको आरक्षण के आधार पे आगे लाने का प्रयास किया, उनकी स्थिति क्या है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और धर्म के आधार पर जो एकजुटता की बात आ रही है, तो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण शब्द कहां से आ गया? फिर हिंदुत्व एकता की बात हो रही है, मुसलमानों को टिकट देने की जहां तक सपा की बात आ रही, कांग्रेस की बात आ रही, अपराधीकरण की जो बात आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो पूरे विषय को लेकर के यदि करेंगे तो निश्चित रूप से जनता में कहीं न कहीं समय के साथ जागरूकता आ रही है और जनता ही समय पर इसका जवाब देती रही। जैसे कि छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म आधार पर कभी राजनीति नहीं हुई है, विकास का विषय ही रहा है। भाजपा भी पहले भी जब चुनाव लड़ी तो विकास का मुद्दा लेकर आई थी। जोगी के समय जो निजीकरण के जो राज्य परिवहन निगम से लेके निजी विश्वविद्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य काम का जो एक लाइन पकड़ा छत्तीसगढ़ ने राज्य निर्माण के बाद, वह विषय ही रहा है। उसी के चलते हुए आज भी जो आदिवासियों को पैसा देने की बात आ रही है, उनके वनोपज खरीदी की हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, छत्तीसगढ़ ने एक रास्ता दिखाया। यहाँ के मतदाताओं ने जो विकास की बात की है उस पर मतदान किया है, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। इसी के चलते हुए आज किसान और आर्थिक स्थिति जहां तक बात आ रही है, लेकिन जो घोषणा पत्र की बात रमन सिंह जी कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से कि जो घोषणाएं आप कर रहे हैं उसको पालन करना सत्ताधारी दल का पहला दायित्व होना चाहिए। एक कस्मे वादे से बड़े आजकल संकल्प की बात आ रही है, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन जो धर्म के आधार पर आज जो प्रमुख डिबेट की हम बात कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर वोट लेने का प्रयास हो रहा है, मतदाताओं को क्या मिला, तो ये भाजपा जो है एकजुट करने का जो प्रयास कर रही है, स्वर कि हिंदुत्व को एकजुट करने का जो प्रयास है, इस बार ज्यादा खुल के आ रही है। पहले लेकिन बोलने के लिए तो बोलते हैं कि सबको समानता की बात हो रही है, सबके विकास की बात हो रही है, लेकिन वास्तव में राजनीतिक जब वोट लेने जाते हैं तो वहां पे धर्म जाति आधार पे वोट मांगने का प्रयास जो हो रहा है, ये खुल के लोगों को दिख रहा है, इसमें कहीं छिपी हुई बात तो है नहीं। ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। सिद्धार्थ जी, निश्चित रूप से आज देश के समक्ष जो विषय हैं और उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, रोज नए नए चुनावी सभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल रहे हैं, तो जो जनता है वहां की वो खदेड़ रही है। ये ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई है? निश्चित रूप से के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा जिस प्रकार से संविधान विरोधी कृत्य भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हाल ही के आंकड़े हैं कि गन्ने के किसानों का 14,000 से अधिक का भुगतान सरकार के द्वारा रोका गया है। ये संदेह का पैसा जो है निश्चित रूप से 92 में विश्व हिंदू परिषद का आरोप था। ये मेरा आरोप नहीं है सिद्धार्थ जी, कि 92 में जो चंदा लिए गए थे उनका कोई हिसाब नहीं है, उन्हीं पैसों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ते रही है। तो ऐसा कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो। ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चरित्र है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा व्यापम घोटाले में 100 से अधिक जाने चली गई।
तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपना पीठ थपथपा रही है 3 बार सरकार बनाने का, तो इन्हीं के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं शिव प्रकाश जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक तौर पर कहा सिद्धार्थ जी कि भारतीय जनता पार्टी 3 बार जो सरकार बनाई है बीटीएम के सहारे अंतागढ़ के षड्यंत्रकारियों से साठगांठ करके इस प्रकार से सरकार बनाते रही। लगातार 2003 की हम बात करें, प्रत्येक आदिवासी परिवार से एक सदस्य को नौकरी का वादा किया था, 15 साल इनको याद नहीं आया। प्रत्येक आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देने का वादा किया था, 10 लीटर दूध देने वाली, 15 साल ये नहीं दिए। किसानों को 2003 से लेकर 2018 तक बोनस के नाम पर ठगा जाता रहा, केवल चुनावी वर्ष को छोड़कर बोनस नहीं दिए। ये आज बात कर रहे हैं घोषणा पत्र पर, तो यही तो उपलब्धि है भूपेश बघेल सरकार की कि हमारी सरकार जो है ब्लूप्रिंट बनाकर हमारे किए गए वादों पर काम कर रही है। और यही छत्तीसगढ़ मॉडल है कि पूरे देश में यदि किसान कहीं समृद्ध है, यदि फसल का सही दाम मिल रहा है, तो वो छत्तीसगढ़ के किसान हैं। 14 फसलों के किसानों को राजीव गांधी किसान ठीक है, लेकिन ये बात सही है। आप देखिए, आप इन बातों को लेकर के जा तो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस बात का जिक्र अभी अमित चिमनानी जी ने किया यहाँ पर, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके अपने जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो कि केंद्रीय मंत्री तक रहे हों, जितिन प्रसाद हो या आरपीएन सिंह हो, और आरपीएन सिंह को तो अभी भी आप लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी, अगर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ते समय ये कह रहे हो कि अब कांग्रेस पार्टी में वो चीज नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, तो इसको आप कैसे देखेंगे? आप अपने नेताओं को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, जनता तो बाद में कन्विंस होगी आपसे। सिद्धार्थ जी, जब व्यक्तिगत स्वार्थ जो है पार्टी की विचारधारा से ऊपर समझने लगे तो इस प्रकार के कृत्य होते हैं और पहले भी होते रहे। विगत 7 वर्षों में बाढ़ आ गई है। निश्चित रूप से देश के सभी दागी, सभी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर सदाचारी मान लिए जाते हैं। और ये खाली ये पहली घटना नहीं है, इस प्रकार से पहले भी हुए। लोकतंत्र प्रक्रिया का गला घोटने का काम, जिस प्रकार से राजभवनों को पार्टी कार्यालय के रूप में संचालित करने का कृत्य भारतीय जनता पार्टी का सामने आया है, येदियुरप्पा से लेकर शारदा चीट फंड घोटाले के आरोपी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ जांच बंद हो जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाने का और दबाव पूर्वक कार्रवाई करने का ही नमूना है। और इस प्रकार के कृत्य पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? उनको तो डर दिखा दिया, लेकिन जिन कैंडिडेट्स को आपने टिकट दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, सांप्रदायिक मामलों में जिन कैंडिडेट्स को आपने टिकट दे दिया, जिनकी लिस्ट आपने जारी कर दी, वो कैंडिडेट जाकर के समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों में शामिल हो गए। मतलब वो भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी आपसे टिकट लेने के बाद भी, और आप कह रहे हैं कि इस बार जो है वहां की जनता बदलाव का मन बना रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में प्रत्येक गांव में आपको मिलेंगे। अवसरवादी लोगों के जाने से पार्टी कमजोर नहीं होती है। अमित जी, ठीक है, अमित जी जवाब दीजिए। देखिए, आप जो सवाल पूछते रहे सुरेंद्र जी से, उसके जवाब पे वो आना नहीं चाहते क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है। मैं फिर से कहूंगा, ये निजी महत्वाकांक्षा की बात जब कर रहे थे तो आपने टिकट जिनको दे दिया उनकी महत्वाकांक्षा तो शांत हो जानी चाहिए थी। आदमी क्या चाहता है? चुनाव है ना, अभी तो कोई सरकार बनी नहीं है, कोई मंत्री पद की लड़ाई नहीं है कि किसी को आपने मंत्री पद नहीं दिया तो वो इधर आ गया। चुनाव है, चुनाव में टिकट की मांग करता है महत्वाकांक्षी आदमी, और आपने दे दिया था, उसके बावजूद भी उसने पार्टी छोड़ दी। इसका ये मतलब है कि कांग्रेस पार्टी डूब चुकी है, अब उसकी नाव में छेद हो चुका है, और बहुत ही जल्दी भारत में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना अस्तित्व खत्म करवा देगी गांधी परिवार की चाटुकारिता करते करते। ये सब मान रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुर्सी भी गांधी परिवार की दी गई है। तो अकेला मोर्चा जमा करके खूंटा गाड़ के वहां खड़े हैं। अभी सुरेंद्र जी से सिर्फ इतना मेरा सवाल है, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आप ये बताइए कि मान लो 20-25 सीटें अगर आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं आई, 403 सीटों पर चुनाव है, मैं 20-25 सीटों की बात कर रहा हूं, मैं सरकार बनाने की बात ही नहीं कर रहा। अगर 25 सीटें कांग्रेस पार्टी की नहीं आई उत्तर प्रदेश में, तो क्या मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए छत्तीसगढ़ से अपने पद का त्याग करेंगे? क्या मेरा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। सिद्धार्थ जी, आपको विगत दिनों राम माधव जी जो आरएसएस के कद्दावर नेता है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उनका एक बयान याद होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में पहुंच गई है कि बिना चुनाव लड़े ही किसी भी राज्य में सरकार बना सकते हैं। तो ये इनका लोकतंत्र है, ये इनका संविधान के प्रति आस्था है। और जिस प्रकार से अपने प्रभाव का उपयोग करके, लक्ष्य करके दूसरी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है,
अरे सवाल क्या था आपसे सुरेंद्र जी? सुन लीजिए नहीं क्यों सुने भाई, जो सवाल है मतलब आप मान लिया आपकी 25 सीट भी नहीं आ रही तो काहे मेहनत कर रहे हो आप कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, जब 25 सीट का आप दावा नहीं कर सकते सुरेंद्र जी? नहीं होता है, ये इनका राजनीतिक 25 सीट का दावा नहीं कर पा रहे, इतनी हालत खराब है। हम दो हमारे दो और हमारे दो। सवाल है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस्तीफा देंगे क्या? शायद वो सवाल से बचना चाह रहे हैं या फिर वो सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि सवाल बड़ा स्पष्ट था, लेकिन अब जनता ही इसका जवाब देगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। तो चुनाव 5 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चा है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो जाहिर बात है कि यह चर्चा छत्तीसगढ़ में होना भी लाजमी हो रहा, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि 5 राज्यों में इस बार जो जनता है वो किन पार्टियों को चुनती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।